नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानगंज में। इतनी बातें तो डेली लगभग हम लोग बोल ही देते हैं। आई होप आप लोग मज़े में होंगे। क्लास आपने पिछली देखी होगी और आज की भी क्लास आप लोग देखेंगे और बताएंगे कि कैसा फीडबैक आप लोगों को देना ज़रूरी है। मैंने पहले भी बताया था कि कमेंट करके एक बार बता दीजिए कि क्या कमी है, ठीक है, उसको सुधारा जा सके। ठीक है। इस क्लास के पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट किसका। क्लास के पहले हमने देखा था इंट्रो और थोड़ा सा मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में। इंट्रो में हमने देखा था कि आने वाली क्लासों में मौर्योत्तर काल में क्या क्या हमको पढ़ना है। कल हमने मौर्योत्तर काल का इंट्रो यानी कि ब्रीफ दिया था कि हमको क्या क्या पढ़ना है और मौर्य काल के पतन के कारण की चर्चा हम कर रहे थे। तो हमने देखा था कि इसकी जो प्रमुख समस्याओं में क्या था, कल के बारे में हमने देखा कि सैनिक दुर्बलता। ठीक, सैनिक दुर्बलता क्यों है? अशोक की नीतियों की वजह से। ठीक, कैसा? जो अशोक ने तलवार की नीति को छोड़ के यानी कि युद्ध नीति को छोड़ के धम्म की नीति को अपना लिया था, वो देखा। प्रांतीय विद्रोह, राज्य यानी कि जो राजा था, राजा का कमजोर होना, जो केंद्रीकृत, ये किधर की तरफ जाने लगा? विकेंद्रीकरण की तरफ। ठीक, जिससे क्या हुआ? साम्राज्य का विघटन, साम्राज्य का विघटन। ठीक, यहाँ तक हमने समझ लिया था कि कैसे ये विघटन की तरफ पहुंचने लगा साम्राज्य। इसका जो पहले का टॉपिक था वो था किस प्रकार से राज्य प्रांतों में विद्रोह होना शुरू हुए और प्रांतीय गवर्नर स्वतंत्र होना शुरू होते हैं। ठीक है। तीसरा है कि विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक समस्याएं किस प्रकार से थी। सबसे पहला था कि यही हमने टॉपिक को खत्म किया था कि भौगोलिक विस्तार। इतना बड़ा साम्राज्य कहाँ से? हिंदकुश से लेकर कर्नाटक, उत्तर दक्षिण के हिस्सा देखें और पश्चिम पूरब से देखें तो अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक का, जो भी असम के आसपास के क्षेत्रों में विकसित है, वहां तक के साम्राज्य का विस्तार था। इतनी बड़ी भौगोलिक सीमा उस समय बिना किसी तीव्र प्रशासनिक नियंत्रण के, बिना किसी तीव्र संचार प्रणाली के लगभग लगभग नियंत्रण करना नामुमकिन था। फिर भी लगभग 200 सालों ने मौर्य साम्राज्य ने इसको नियंत्रित किया। मौर्य एम्पायर का विस्तार अत्यधिक विशाल था। समस्याएं कैसी? जैसे कि विभिन्न भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां, विविध सामाजिक व्यवस्थाएं, इन सबको एक प्रशासन के अंतर्गत नियंत्रित करना कठिन था। लेकिन फिर भी, एक बार फिर कहता हूं कि फिर भी 200 सालों तक बिना किसी संचार व्यवस्था के उस समय, ठीक है, विभिन्न भाषाओं के साथ, विभिन्न संस्कृतियों के साथ और विविध सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ इन्होंने शासन किया। दूसरा है इसी का पहला क्या हिस्सा है? भौगोलिक विस्तार, विशाल साम्राज्य में। दूसरा, प्रशासनिक लागत में वृद्धि। विशाल नौकरशाही एवं सेना को बनाए रखने के लिए भारी व्यय आवश्यक। वर्तमान में भी देखेंगे कि भारत में इतनी बड़ी भौगोलिक सीमा को सुरक्षित रखने के लिए हमारे यहाँ कितनी फोर्सेस हैं? बीएसएफ, आईटीबीपी, आसाम राइफल, एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और हर राज्यों की अलग स्टेट पुलिस तो वो है ही। ये अपना सेंटर नियुक्त करता है, देखता है। अभी और से भी है। ठीक, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ये सब जो फोर्सेस हैं ये क्या करती हैं? हमारी सुरक्षा करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक लागत है। ये तो हो गया
इंडिविजुअल एक तरीके से सैन्य वाला। प्रशासनिक में देखेंगे हर राज्य के लिए, ठीक है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, और भारत की राजनीतिक संबंधों को स्थापित करने के लिए आईएफएस, और एक होता है आईएफओएस, मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जंगलों की सुरक्षा, जंगली जानवरों की सुरक्षा करने के लिए, ठीक। तो ये सब क्या है, प्रशासनिक लागत इस पे इतनी ज़्यादा आती है, ठीक है। इसमें अगर और जोड़ लेंगे तो बैंकिंग प्रणाली, एजुकेशन प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली, इन सभी का को प्रशासनिक सीमा में रखने के लिए, प्रशासनिक नियंत्रण करने के लिए क्या होगा, खर्चे बहुत ज़्यादा लगते हैं, ठीक। तो अधिकारियों का वेतन, अब इन सभी अधिकारियों को तो वेतन देना पड़ेगा, कर्मचारियों को वेतन देना पड़ेगा, सड़क एवं संचार व्यवस्था बनाए रखना, सेना का रख रखाव और जासूसी तंत्र, ठीक। यह राज्य के लिए आर्थिक बोझ बन गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अगर सीमा बड़ी हो और संसाधन कम हो, उस समय तो संसाधन बहुत कम थे, आज तो संसाधन के हमारे पास कई चीज़ें हैं। उस समय संसाधन का एकमात्र स्रोत था कृषि या फिर पशुधन, दो ही थे, ठीक, या फिर कृषि से बनी वस्तुएं, इस प्रकार से। तो लागत इतना ज़्यादा आ गया कि जो साम्राज्य थी उसकी आर्थिक व्यवस्था क्या हो गई, चरमरा गई। अब ऐसी सीमावर्ती क्षेत्रों का नियंत्रण, हम आज भी देखते हैं कि असम और जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा, वो बांग्लादेश से कहीं ना कहीं सीमा साझा करते हुए भी एक तरीके से क्या होता है, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वहीं चीन और पाकिस्तान के साथ भी हमारी समस्याएं क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। तो वही सीमा क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने के रख रखाव में भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक तरीके से खर्चा भी आएगा और सदैव अस्थिर बना रहेगा। और वो आज भी हम देखते हैं कि बंगाल की सीमा के साथ जितने भी देश साझा करते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल से साझा करता है बांग्लादेश से, असम करता है साझा, ठीक है, वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश नेपाल से, ठीक है, और उत्तराखंड भी साझा करता है। अन्य की बात करें तो पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब, ठीक है, ये से क्षेत्र जो सीमा साझा करते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं तनाव बना रहता है और एक मेंटल हेडेक होता है एक देश के लिए कि वो कैसे इसको हैंडल करे, ठीक। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र सदैव अस्थिर रहे और आज भी अस्थिर है। यमन, शक तथा अन्य विदेशी शक्तियां इन क्षेत्रों पर दबाव बनाती रही। ये क्षेत्र इसलिए सदैव अस्थिर बना रहा क्योंकि भारत में एंट्री करने के अलावा, कैसे समुद्री मार्गों के अलावा, यही क्षेत्र द्वार है, ठीक, क्योंकि उत्तर में हिमालय पड़ता है जो जहां से आना लगभग लगभग नामुमकिन है। कुछ दर्रे दर्रों के माध्यम से क्या होता है, आ जा सकती है, लेकिन अगर मैदानी क्षेत्रों से आना हो तो उत्तर पश्चिमी की सीमा, ये जो क्षेत्र है वो अस्थिर बना था तब भी और आज भी। यही एक उपाय है, जैसे कि गुजरात और पंजाब और राजस्थान के क्षेत्रों से, ठीक। आर्थिक संकट एवं कर व्यवस्था, अत्यधिक कराधान, अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। प्रमुख कर में हमने देखा था भूमि कर, व्यापार कर, वन कर, खनिज कर, सिंचाई कर। अत्यधिक करों से जनता असंतुष्ट होने लगी। स्वाभाविक सी बात है, आज हम भी देखते हैं वर्तमान में कि करों की इतनी ज्यादा हमारे ऊपर कर थोप दिए जाते हैं, लेकिन उन करों के बदले हमको सुविधा नहीं मिलते हैं। अगर इन करों के बदले हमको सुविधा मिले तो साम्राज्य कहीं न कहीं आंतरिक कलह से या आंतरिक विद्रोह से बचा रहेगा। लेकिन अगर किसी भी साम्राज्य में एक प्रकार से इतने करों का बोझ कर दिया जाए तो जनता असंतुष्ट होगी और क्या होगा, विद्रोह की भावना भड़क जाएगी। यही हुआ मौर्य साम्राज्य के लिए। राज्य व्यय में वृद्धि, अशोक के द्वारा राज्य व्यय में क्या किया गया, लगातार वृद्धि की जाती रही। जैसे स्तूप निर्माण, विहार निर्माण, धर्म प्रचार, लोक कल्याणकारी कार्य पर भारी धन खर्च करना। स्तूप निर्माण, ये हमने देखा। विहार निर्माण, धर्म प्रचार, धर्म प्रचार दो प्रकार से, पहला अभिलेख के माध्यम से, दूसरा धम्म महामात्रों के नियुक्ति के माध्यम से।
के माध्यम से। दो प्रकार के महामात्र नियुक्त किए जाते। पहला विदेशी, यानी कि विदेशों के लिए, तो खर्चे तो आएंगे, ठीक। और आंतरिक राज्यों में, ये खर्चे बढ़ा दिए। लोक कल्याणकारी कार्य जैसे अस्पतालों के निर्माण करना, कुओं का निर्माण करना, सार्वजनिक कुओं का निर्माण करना, पशुओं की चिकित्सा करना। एक तो और था कि भोजन के लिए पशुओं का अनावश्यक शिकार नहीं कर सकते, ठीक है। जिसका परिणाम क्या हुआ कि राजकोष कमजोर होने लगा, ठीक। अब आते हैं, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मौर्य साम्राज्य में मुद्रा संकट उत्पन्न हुई थी, सिक्कों की गुणवत्ता में गिरावट आई, आर्थिक गतिविधियां कमजोर हुई और व्यापारिक नियंत्रण कम हुआ। सबसे पहले व्यापार, इस टॉपिक को समझ लेते हैं, फिर ऊपर दोनों अपने आप समझ आ जाएगा। व्यापारिक नियंत्रण कम हुआ। व्यापारिक नियंत्रण का मतलब है कि क्षेत्रीय उत्पादन से जो अधिशेष उत्पन्न होते थे, ये अधिशेष कम होने लगे, ऐसा माना जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में गेहूं की पैदावार बहुत ज़्यादा हुई है, और वहीं पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में गेहूं की पैदावार बहुत कम हुई है। इस नियंत्रण को आप समझ लेंगे कि नियंत्रण कम कैसे हुआ। क्षेत्रीय उत्पादन में अधिशेष यूपी में मानते हैं बहुत ज़्यादा हुआ है उत्पादन, और वहीं अन्य राज्यों में कम हुआ है, ठीक। तो अन्य गतिविधियों में लोग समाज का प्रभाव बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। यूपी से राज्य अगर खरीदती है, मान लेते हैं 100 रुपये किलो में गेहूं, ठीक। और अगर डायरेक्ट यूपी से हमको लोकल बेचना हो, हरियाणा राजस्थान के अन्य लोगों को, ये कहाँ जाएगा, राज्य मदद करेगा राज्यों की। मान लेते हैं कि केंद्र ने खरीद लिया और अन्य राज्यों को दे दिया यूपी से, लेकिन यूपी के लोग क्या किए, लोकल लोगों ने हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इन क्षेत्रों में एक तरीके से कहें तो इन खाद्यान्नों का क्या किया, गैर सरकारी तरीके से व्यापार किया। गैर सरकारी तरीके से व्यापार किया किसके लिए, क्योंकि हो सकता है दाम ज़्यादा मिल जाए, और यही बात थी कि दाम ज़्यादा मिल जाएगी, इसके लिए उन्होंने क्या किया, गैर सरकारी तरीके से व्यापार किया। तो व्यापार नियंत्रण अपने आप कम होता चला जाएगा किसी राज्य, क्योंकि अत्यधिक शक्तिशाली रहा नहीं, राजा की शक्तियां कमजोर होने लगी थी, ठीक। लोग अब मन, केंद्र अगर मजबूत ना होता, वर्तमान में भारत में भी देखें, अगर केंद्र मजबूत ना होता तो क्या करता, राज्य या जो राज्य के लोग हैं वो क्या करेंगे, गैर सरकारी तरीके से व्यापार करेंगे। कृषि संकट, इससे क्या होगी कि वैल्यू कम होने लगती है राज्य की के द्वारा की गई चीजों की, आर्थिक गतिविधियां कमजोर हुई, सिक्कों की गुणवत्ता में गिरावट आई। कृषि संकट, सिक्कों की गुणवत्ता, एक तरीके का इसका कहने का मतलब है कि इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। कृषि संकट, यदि किसानों पर अत्यधिक कर लगाया जाए तो, यदि किसानों पर अत्यधिक कर लगाया जाए तो क्या प्रभाव हो सकते हैं, उत्पादन घटता जाएगा। क्यों, स्वाभाविक सी बात है कि अगर हमारे पास कृषि अधिशेष है
तो हम 1 बीघे से 2 बीघे पे खेती कर सकते, ऐसा मानक एक मान लेते हैं कि ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कृषि अधिशेष है नहीं, बीज का भंडार है नहीं, तो हम 1 बीघे पे अगर खेती किए हैं तो अगले साल भी एक ही बीघे पे कर पाएंगे। और ऐसा क्यों होता है कि जब कर की व्यवस्था में कर इतना ज़्यादा वसूला जाता है कि हमारे पास अधिशेष ना बचे, ग्रामीण असंतोष बढ़ता जाता था। और कभी कभी हम होता कि नहीं, एक नॉर्मल भाषा में कहें तो इतना चिढ़ जाते हैं कि यार छोड़ो, हम नहीं करेंगे, हम अपने लिए कर लेते हैं, जो खाने पीने की व्यवस्था हो जाए उतना ही करते हैं, बाकी तो राज्य ले ही जाता है, तो क्यों पैदा करना। राज्य की आय कम होती गई। यह स्थिति मौर्य काल के उत्तरार्ध में दिखाई देती है, यानी कि अशोक के बाद अपने अंतिम चरण में यह स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है। अब था पांचवा, हम देखेंगे ब्राह्मण प्रतिक्रिया सिद्धांत। ये कैसा माना जाता है, किसका सिद्धांत है? हरप्रसाद शास्त्री, इतिहासकार थे हरिप्रसाद शास्त्री। इनके हिसाब से मानना, उन्होंने थ्योरी दिया था ब्राह्मण प्रतिक्रियावादी सिद्धांत। क्योंकि मौर्य के लोग क्या हो गया था, मौर्य साम्राज्य एक तरीके से बौद्ध धर्म को पनाह देने वाला एक अपने आप में राजवंश के हिसाब से ज्यादा उसको क्या दे तवज्जो देने लगा, कहीं ना कहीं संरक्षण दे रहा था किसको, बौद्ध धर्म को। इनका मौर्य साम्राज्य का ये मानना नहीं था कि हम ब्राह्मण धर्म को कमजोर कर रहे हैं। उनका सिंपल सा मानना था कि कर्मकांडों को कम किया जाए, और राज्य सभी वर्गों के लिए ठीक, राज्य सभी वर्गों के लिए क्या करे, कल्याणकारी कार्य करे। कुछ इतिहासकार विशेषकर हरिप्रसाद शास्त्री मानते हैं कि मौर्य पतन का एक कारण ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया भी थी। ठीक, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया का तात्पर्य यही है कि कर्मकांडों पर रोक लगा, तो जो भी उस समय कर्मकांड कराने वाले क्या ब्राह्मण रहे होंगे, उन्होंने अपने क्या की होगी, गुड गुड, कौन से ब्राह्मण, कर्मकांड कराने वाले, कर्मकांडी, इन्होंने क्या किया होगा, गुटबंदी की हो गई, और उस व्यक्ति को देखा ढूंढा होगा जो उस समय मौर्य साम्राज्य का विरोध कर रहा होगा। तो उनको किसकी मिली, कौन मिला, पुष्य मित्र शुंग। इन्हीं गुटबंदी ब्राह्मणों में से एक था पुष्य मित्र शुंग। बी है अशोक की नीतियां। सिद्धांत का आधार क्या था और अशोक की नीतियां, अशोक ने पशु बलि का विरोध किया। ठीक, यानी कि बलि प्रथा उस समय हिंदू धर्म में या वैदिक धर्म में क्या था, प्रचलित थी। बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, अहिंसा को बढ़ावा दिया। इससे ब्राह्मण वर्ग असंतुष्ट हुआ। अहिंसा को बढ़ावा देने से मतलब है कि जो उस समय बलि की प्रक्रिया थी वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को चोट पहुंचाई, कि ऐसा नहीं हो सकता, हम बलि देंगे अपने भगवान को। ठीक, पुष्यमित्र शुंग का विद्रोह। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण सेनापति था जिसने अंतिम मौर्य शासक की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। इस आधार पर ब्राह्मण प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया गया, लेकिन इस सिद्धांत की कुछ आलोचना भी है। एक आधुनिक इतिहासकार इस सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार नहीं करते, क्योंकि अशोक ने ब्राह्मणों पर प्रत्यक्ष अत्याचार नहीं किया, कभी भी डायरेक्टली किसी पर अत्याचार नहीं किया। जातिगत रूप से ब्राह्मण प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर बने रहे। ठीक है, पतन केवल धार्मिक कारणों से नहीं हुआ। तो इस सिद्धांत को कहीं ना कहीं खंडित किया जा सकता है, कि ऐसा माना नहीं जा सकता कि ब्राह्मण प्रतिक्रियावादी सिद्धांत ने मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण था। हाँ, सहयोग किया, उस पतन में सहयोग किया, लेकिन एकमात्र कारण नहीं बना रह गया। ठीक है, निष्कर्ष कि यह केवल आंशिक कारण था, मुख्य कारण नहीं। तो इसको हाईलाइट कर लीजिए
ये है एक ब्राह्मण प्रतिक्रिया वाली जो सिद्धांत था, ये पांचवा टॉपिक आपका। पॉइंट नंबर 5, यह क्या था, एक आंशिक कारण था न कि मुख्य कारण था। क्या था ये, एक आंशिक कारण था, मुख्य नहीं। ठीक। सैनिक दुर्बलता, सैनिक दुर्बलता। अशोक की अहिंसा नीति ने, कलिंग वार के बाद अशोक की युद्ध नीति त्याग दी गई, प्रभाव में सैन्य विस्तार रुक गया। स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम किसी अन्य साम्राज्य पे आक्रमण करने के लिए ही नहीं बने हैं तो हम सेना को क्यों बढ़ाएंगे। सेना का मनोबल कम हुआ। अगर हम लगातार 10 साल से युद्ध कर रहे हैं तो हमारी युद्ध नीति क्या होगी, और कौशल हो जाएगी और हम ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे। लेकिन अगर हम 10 साल से बैठे हैं बिना कोई युद्ध लड़े ही, तो क्या होगा कि हमारी सैनिक मनोबल और सैनिक कुशलता दोनों कम हो जाएगी। युद्ध प्रशिक्षण में कमी आई। विशाल सेना का कमजोर होना। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना अत्यंत विशाल थी, लेकिन बाद में शासकों के समय लेकिन बाद के शासकों के समय, जैसे कि अशोक के बाद के जितने भी हैं, उन सब के बाद सेना का रखरखाव कमजोर हुआ, अनुशासन कम हुआ और सैन्य नेतृत्व कमजोर पड़ा, जिसकी वजह से पुत्र मुत्सुंग को एक बड़ा फायदा हुआ कि उसने इस सेना का नेतृत्व किया और मौर्य साम्राज्य के का पतन कर दिया। ठीक। सीमाओं की सुरक्षा में कमी। उत्तर पश्चिमी सीमाएं विदेशी आक्रमण के प्रति संवेदनशील हो गई। वो तो शुरू से ही थी। उत्तर पश्चिमी सीमाएं जैसे अफगानिस्तान, ईरान का जो बॉर्डर है, वो शुरू से ही क्या थी, विदेशी आक्रमण के प्रति संवेदनशील बनी रही। अब है प्रांतीय विद्रोह। स्टेट में विद्रोह होना शुरू हुआ, जैसे सबसे पहले तक्षशिला विद्रोह। तक्षशिला में कई बार विद्रोह, अशोक के समय भी विद्रोह हुए थे। ठीक है, लेकिन अशोक इतना मजबूत था कि अशोक के डर से ये लोग खुद बैठ जाते थे या दबा दिया जाता था। बिंदुसार के समय भी अशोक कहाँ का गवर्नर था, यहीं का। एक तो एक विद्रोह हुआ था जिसको दबा दिया था अशोक ने, कारण अधिकारियों का भ्रष्टाचार। मगध से, बिहार से आप देखेंगे, जो कि राजधानी पाटलिपुत्र, कहीं न कहीं तक्षशिला 2500 से 3000 किलोमीटर की दूरी पे है। उस समय बिना किसी तेज संचार प्रणाली, तेज परिवहन प्रणाली के इतने दूर तक नियंत्रित करना विद्रोह को बहुत ही मुश्किल हो जाता था। ठीक है। पता चले कि हम पाटलिपुत्र बिहार से भेज रहे हैं तक्षशिला के लिए सेना को, और सेना कम से कम यहाँ 15 दिन में पहुंचती है, और तब तक पता चले यहाँ के गवर्नर को मार दिया है, यहाँ की सत्ता को किसी विदेशी आक्रमण ने हथिया लिया है। और मान लेते कि यहाँ के कोई अधिकारी इतना भ्रष्ट हो गया कि उसने खुद ही एक सेना बना ली है, और सेना के द्वारा विद्रोह करके क्या किया, तक्षशिला पर एक तरीके से कब्जा कर लिया, और यहाँ पाटलिपुत्र से सेना तक्षशिला तक पहुंच रही है, तब तक पता चले कि बहुत देर हो चुकी है। अत्यधिक कर, स्थानीय जनता का असंतोष भी है, स्थानीय शक्तियों का उदय। अब हम देखेंगे कि मौर्य उत्तर काल आ गया है और धीरे धीरे छोटी शक्तियों का क्या होता है, उदय होना शुरू हो जाता है। केंद्र कमजोर होने पर प्रांतीय शासक स्वतंत्र होने लगे, क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगे और साम्राज्य का विघटन। धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होने लगा, जैसे तक्षशिला, कलिंग, ये सब अलग होने लगे और नए नए साम्राज्य विकसित होने लगे। विदेशी आक्रमणों की भूमिका। उत्तर पश्चिमी खतरा। अशोक के बाद उत्तर पश्चिमी सीमाएं की सुरक्षा कमजोर हो गई। इंडो ग्रीक आक्रमण। बैक्ट्रिया के यूनानी शासकों ने भारत पर आक्रमण शुरू किया। कहाँ से, उत्तर पश्चिमी सीमा से, यानी अफगानिस्तान की सीमा से। सीमावर्ती क्षेत्र जैसे मौर्यों के नियंत्रण से बाहर हुए। सैन्य एवं आर्थिक दबाव बढ़ता चला गया। विदेशी दबाव और आंतरिक कमजोरी एक बड़ा कारण रहा इनके पतन का, जैसे कि विदेशी आक्रमण स्वयं मुख्य कारण नहीं थे, लेकिन उन्होंने पहले से कमजोर साम्राज्य को और अत्यधिक अस्थिर बना दिया।
अब कुछ इतिहास कालों का मत है, देख लेते हैं कि जैसे सबसे पहले आते हैं राष्ट्रवादी इतिहासकार। राष्ट्रवादी इतिहासकार मौर्य साम्राज्य को भारतीय एकता का प्रतीक मानते हैं। वे पतन का कारण कमजोर उत्तराधिकारी और प्रशासनिक विघटन को मानते हैं। आपको ये चीज लगभग लगभग हर जगह देखने को मिलेगी, कमजोर उत्तराधिकारी और प्रशासनिक विघटन। मार्क्सवादी इतिहासकारों का मानना है कि आर्थिक कारणों को प्रमुख मानते हैं, जैसे करों का बोझ, कृषि संकट, उत्पादन में गिरावट और वर्ग संघर्ष। आर्य शर्मा एनसीईआरटी के हिसाब से आर्थिक संकट, प्रशासनिक बोझ, सामंतवादी प्रवृत्तियां और मौर्य संपतन के मुख्य कारण थे। सामंतवादी प्रवृत्तियों का मतलब है प्रांतों में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। रोमिला थापर का दृष्टिकोण है कि अत्यधिक केंद्रीकरण ये शासन थी, कमजोर उत्तराधिकारी थे और प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हुई। किसकी वजह से? अत्यधिक केंद्रीकरण शासन की वजह से। ठीक है, क्या क्या समस्या है? प्रशासनिक, सामाजिक, इस प्रकार से। क्योंकि अगर राजा ये बात समझ ही नहीं पाएगा कि अगर दिल्ली का जो प्रशासक है वो उड़ीसा या गुजरात के अन्य शासक को, वहाँ की जनता को समझ ही नहीं पाएगा, इतना केंद्रीकृत है कि भाई हम दिल्ली से ही अधिकारी भेजेंगे कहाँ पे? गुजरात के लिए। तो वहाँ की लोकल को समझ ही नहीं पाएगा, जिससे क्या होगा? विद्रोह और प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। मुख्य कारण क्या? ये मुख्य कारण थे। वे ब्राह्मण प्रतिक्रिया सिद्धांत को अतिरंजित मानती हैं। कौन? रोमिला थापर का मानना है कि ब्राह्मण प्रतिक्रिया सिद्धांत जैसा कुछ नहीं था। ठीक। डीडी कोसाम्बी का दृष्टिकोण, इन्होंने मानना था आर्थिक और सामाजिक संरचना को पतन का मूल कारण। इनके हिसाब से क्या था? आर्थिक और सामाजिक संरचना का पतन। निष्कर्ष में देखेंगे कि मौर्य एम्पायर का पतन किसी एक संघटना का परिणाम नहीं था, यह अनेक आंतरिक एवं बाहरी कारणों के संयुक्त प्रभाव से हुआ। जैसे मुख्य कारणों में कमजोर उत्तराधिकारी सबसे बड़ा कारण था, प्रशासनिक विघटन दूसरा, आर्थिक संकट तीसरा, प्रांतीय विद्रोह, फिर सैनिक कमजोरी और विदेशी दबाव। तो ये रहा है आपका मौर्य साम्राज्य का पतन। ठीक। अब जो क्लास आगे हम देखेंगे वो शुरू होगा शुंग वंश। ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास छोटी है, यहीं तक रहेगी। ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद और देखते रहिए और मजे करते रहिए।